तो हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की, ठीक है। जो इंडियन पॉलिटी से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। इंडियन पॉलिटी से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। एमसीक्यूज़ का मतलब है यहाँ पे जो जो न्यूज़ में रहा है मार्च 2025 में, जो जो न्यूज़ में रहा है पॉलिटी के रेफरेंस में यहाँ पे हम बात करेंगे, उससे पूरे पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। सो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें न्यूज़ में रही उससे यहाँ पे रिगार्डिंग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विथ रेफरेंस टू सेंट्रल वक्फ काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो वक्फ काउंसिल की बात करनी, वक्फ काउंसिल की बात करनी है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर काम करता है, बिल्कुल। एंड इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी मीन्स इट इज क्रिएटेड बाय अ लॉ, एक लॉ से बना है भाई। जो वक्फ एक्ट है 1954 का, उसके अंदर ये बना है। वक्फ एक्ट जो 1954 का है उसके अंदर ये बना गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1964 में यहाँ पे सेटअप किया गया था। इट एक्ट एज ए नेशनल लेवल अपेक्स एडवाइजरी बॉडी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कि ये नेशनल लेवल सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी है या फिर अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना, कंसर्निंग दी वर्किंग ऑफ वक्फ बोर्ड, है ना। जो वक्फ बोर्ड है उसके रिगार्डिंग ये किसको यहाँ पे बॉडी को, किस सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है। एंड यहाँ पे जो चेयरपर्सन है, जो वक्फ बोर्ड की बात करें तो इसमें चेयरपर्सन होता है जो कि यूनियन मिनिस्टर इन चीफ ऑफ वक्फ होता है ना। एंड मेंबर्स जो होने चाहिए नॉट मोर देन 20 एंड इट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट था ना, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लेड किया गया था, इसने रिवाइज किया कि इसको वक्फ बिल को एंड रिकमेंड अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इसीलिए न्यूज़ में था, तो जो न्यूज़ में रहता है उससे रिगार्डिंग यहाँ पे चीज़ें हमको पूछी जा सकती है, इसीलिए हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं इसको। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट रिगार्डिंग द वर्क सेंट्रल वर्क काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। 136 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, बिकॉज न्यूज़ में था भाई। जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, है ना, उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया दी कंसर्निंग रिगार्डिंग द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 136, ठीक है, जो कि बात करता है अबाउट स्पेशल लीव पिटिशन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के अंदर, है ना। जो आर्टिकल 136 है वो सुप्रीम कोर्ट को वो पावर देता है ना, कि वो कैदियों को स्पेशल लीव दे सके ना। इट कैन बी फाइल्ड फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, याद रखना यार। सो 136 सुप्रीम कोर्ट पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव पिटिशन टू अप्लाई, ये बिल्कुल सही बात है। एंड इट कैन बी गिवन फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। एंड ये जो है एक डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट का, है ना, किसी की अपील को एक्सेप्ट करना उसकी मजबूरी नहीं है, इट इज अंडर द डिस्क्रिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रिब्यूनल इन इंडिया इज करेक्ट। ट्रिब्यूनल की बात करनी है, ट्रिब्यूनल इन इंडिया के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ट्रिब्यूनल प्योरली जुडिशियल बॉडीज एस्टेब्लिश टू हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ लीगल डिस्प्यूट। क्या ट्राइब्यूनल जो होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ, ये पहली बात तो प्योरली जुडिशियल नहीं है भाई, दिस आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज, दिस इज इनकरेक्ट, है ना। एंड कुछ स्पेशलाइज एरिया के डिस्प्यूट को यहाँ पे ये रिजॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, नॉट ऑल टाइप्स ऑफ लीगल डिस्प्यूट, सो इट इज इनकरेक्ट। द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इंट्रोड्यूस ट्राइब्यूनल इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 14A। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? देखो ये 44th नहीं भाई, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने यहाँ पे ऐड किया था ट्राइब्यूनल को। 1976 में हुआ था ये, 1978 में नहीं हुआ था, 76 में हुआ था। उसने किसको ऐड किया? ट्रिब्यूनल को, पार्ट 14A में। सही है, मतलब ये गलत है, सॉरी। आर्टिकल 323A ऑलो पार्लियामेंट टू सेट अप एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर पब्लिक सर्विस मैटर। बिल्कुल, आर्टिकल 323A जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सके पब्लिक सर्विस के मैटर में।
एंड एक है आर्टिकल 323B जो कि एम्पावर करता है पार्लियामेंट के एंड स्टेट लेजिस्लेचर को टू एस्टेब्लिश ट्रिब्यूनल फॉर टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म, इंडस्ट्री एंड इलेक्शन। ये भी पूछा सकता है। सो आर्टिकल हमसे अगर पूछा जाए 323B क्या करता है भाई, तो ये जो है पार्लियामेंट को वो पावर देता है, पार्लियामेंट को वो पावर देता है कि वो क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल बना सकता है फॉर टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्री एंड इलेक्शन। So this is the correct statement. Tribunal do not have any rule in taxation and land reform. मैंने बताया ना भाई आर्टिकल 323B जो है वो टैक्सेशन एंड लैंड रिफॉर्म के रिगार्डिंग बना सकते हैं। कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी कि हमारे पास जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट आया था यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, बिकॉज स्टाफ अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन, जुडिशियल टेन्योर्स को देखते हुए ये इसके लिए बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए हमारे पास इसके बारे में हमने क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 4 है द केस ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज द अनवर अली सरकार 1952। वेस्ट बंगाल वर्सेज अनवर अली सरकार जो केस है इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो वेस्ट बंगाल वर्सेज अनवर अली सरकार है ये किस एस्पेक्ट पे बेस्ड है, किस मतलब किस चीज़ के ऊपर रिलेटेड है भाई, ये जो केस है किस चीज़ के ऊपर रिलेटेड है। सो इट इज़ द राइट टू इक्वालिटी अंडर फंडामेंटल राइट्स। जो अनवर अली सरकार या फिर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज द अनवर अली सरकार का जो केस है ना, वो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील करता है। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टॉक्स अबाउट द राइट टू इक्वालिटी अंडर द फंडामेंटल राइट्स, है ना। इसने जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट लाया था इसके अंदर आर्टिकल 14 के अंदर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। NCW की बात करनी है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है, क्योंकि पहला क्या है, इट वॉज एस्टेब्लिश अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट ऑफ 1990। क्या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट ऑफ 1990 के अंदर बनाया गया था, बिल्कुल। इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किसके अंदर काम करता है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करता है। The NCW, that is National Commission for Women, has the power to enforce legal action and directly penalize violators of women rights। देखो डायरेक्टली पेनलाइज कर सकता है क्या, है ना, डायरेक्ट पेनलाइजिंग पावर नहीं है यार, बट इट कैन रिकमेंड एक्शन टू द अथॉरिटीज। ये डायरेक्टली पेनलाइज नहीं कर सकता, इट कैन रिकमेंड एक्शन टू अथॉरिटीज। करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कुछ अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं और उसके की प्रोविजंस की बात करनी है, तो बच्चे को पता होना चाहिए। 52nd अमेंडमेंट एक्ट आते ही ADL, एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना, दल बदल कानून जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया इन 10th शेड्यूल यहाँ पे। दिस इज करेक्ट यार। 61 और 61st अमेंडमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है भाई। 61st अमेंडमेंट जो है डिलिमिटेशन के साथ डील करता है। क्या डिलिमिटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे कितना एरिया, कितना पॉपुलेशन में कितना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करता है। तो 61st अमेंडमेंट डील्स विद डिलिमिटेशन, नो, इट डील्स विद जो राजीव गांधी थे उन्होंने जो वोटिंग एज था उसको 21 से 18 कर दिया, उसके बारे में बात करता है। 61st देखो 52nd अमेंडमेंट कब हुआ था, 1985 में, ठीक है। एंड 61st जो था वो 1988 में हुआ था। इट टॉक्स अबाउट लोअरिंग दी वोटिंग एज, लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। 73rd बच्चे को पता है भाई 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेट्स टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यार, सो दे आर इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पंचायत, बिल्कुल सही बात है।
73rd deals with the panchayats and 74 deals with the municipality. 91st Constitutional Amendment Act lowering the voting age, no. 91st Amendment Act है talks about limiting the size of ministerial council. एक तरह से किसके बारे में बात करता है, डिलिमिटेशन के बारे में बात करता है. दो 2003 में हुआ था ये. सो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्टली मैच हो जाएगा ओनली टू, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड. क्वेश्चन नंबर 7 है, विथ रेफरेंस टू द सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सीएजी के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है. सीएजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and hold office for a tenure of 6 year or until the age of 65 year whichever is earlier. बिल्कुल सीएजी जो है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, है ना. 6 या फिर 65 के मतलब 6, अगर 4 साल टेन्यूर बचा है, अगर वो 63 ईयर्स के हैं तो 2 साल काम करेंगे. अगर वो 55 ईयर्स के या फिर 50 ईयर्स के हैं तो वो 6 साल काम करेंगे. तो जो भी अर्लियर आएगा, ठीक है. सो ये बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. And it is in accordance with the article 148 which deals with what, which deals with the appointment of the comptroller and auditor general of India. 6 साल तक ऑफिस रखता है या फिर 65 ईयर. CAG can be removed from the office in the same manner as the Supreme Court judge through a resolution passed by both house of the parliament with simple majority. देखो भाई, ये सही बात है कि सीएजी जो है उसी प्रकार से रिमूव किया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज को रिमूव किया जाता है, बट इसमें स्पेशल मेजोरिटी जरूरत पड़ती है यार, नॉट सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या, मेजोरिटी इज द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस एंड इट इज नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दिस हाउस, और यहाँ पे मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी. सो ये सिंपल बोल रहा है, गलत बोल रहा है यार. सीएजी सबमिट 3 ऑडिट रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर. देखो भाई, सीएजी सबमिट ऑडिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड नॉट द प्राइम मिनिस्टर, सो दिस इज इनकरेक्ट. तो हमसे करेक्ट पूछा आ रहा है, करेक्ट हो जाएगा B1 ओनली. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है यार, बार बार न्यूज़ में रहता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. सो इट इज अ स्टेटरी बॉडी, यस इट इज क्रिएटेड बाय अ लॉ एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002. बिल्कुल सही बात है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस इंक्लूडिंग कार्टेलाइजेशन एंड एब्यूज ऑफ डोमिनेंस. बिल्कुल सही बात है. जो कार्टेलाइजेशन है, किसी चीज़ को इकट्ठा करके रख लेना, है ना, कंपटीशन की तरह से क्या करना, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं, ये सब इसको रोकना इसका काम है. बिल्कुल यार, डोमिनेंस पावर में उसको रोकना. कोई सपोज कर कोई बहुत बड़ी कंपनी मोनोपोली एक प्रकार से खुद का सब चला रहा है, कंपटीशन को रोक रहा है, सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बन रहा, तो उसको यहाँ पे रोकने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है. ये डिसीजन कैन बी डायरेक्टली चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट. क्या इसके डिसीजन को आप डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में? नो. जो डिसीजन है ना, अपील अगेंस्ट द सीसीआई मस्ट फर्स्ट बी मेड टू द नेशनल कंपनी लॉ अपेलेंट ट्रिब्यूनल, है ना, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेंट ट्रिब्यूनल में पहले देना पड़ेगा. एंड ओनली आफ्टर दी NCLT के बाद ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे कर सकते हैं. सो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है अपील, तो करेक्ट हो जाएगा A1 and 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया affirm that freedom of press is a part of the fundamental right. किस डिसीजन में फ्रीडम ऑफ प्रेस को फंडामेंटल राइट का पार्ट कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? तो थोमेस थप्पर वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास केस में, है ना, रोमेश थप्पर वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास केस जो कि 1950 में था, उसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच का पार्ट है, जो कि आर्टिकल 19 के अंदर हम देखने को मिलता है. आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में हमको देखने को मिलता है. बट हाँ, ये सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2, है ना, कि नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस कुछ भी नहीं बोल सकता, है ना. तो इसमें हमारे पास रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है यार, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2. ठीक है, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में क्या है कि कुछ भी नहीं बोल सकता. लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस, लिमिटेशन इन केसेस ऑफ व्हाट, नेशनल सिक्योरिटी, in cases of defamation, देशद्रोह, in cases of public order,
और कंसर्न। सो ये हो गया, हमने बताया तो रोमेश थप्पर वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। क्वेश्चन नंबर 10 है विद रेफरेंस टू पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी की बात करनी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यार, है ना। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। सो इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं बताएगी। इट इज अ पार्लियामेंट्री कमिटी। द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज ऑलवेज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। ना भाई ना, तो चेयरपर्सन है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, इट इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर एंड इट इज यूजुअली फ्रॉम अपोजिशन पार्टी एंड नॉट रूलिंग पार्टी। ठीक है, और इसको स्पीकर अपॉइंट करता है यार। ओके, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो इट इज इनकरेक्ट। इट एग्जामिन, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इट एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बिल्कुल, जो सीएजी का जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है, जो चीज़ें हमने इशू की है उसी जगह इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसका जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको एग्जामिन करता है पीएससी। तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली। ठीक है, 10 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यार? विद रेफरेंस टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई 2005 की जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके बारे में पूछा जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। The act applies to the public authorities which include government department, ministries, the organization that are substantially founded or funded by the government। बिल्कुल यार, आरटीआई हम किसके ऊपर फाइल कर सकते हैं? कोई भी सिटीजन फाइल कर सकता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए उसको पब्लिक अथॉरिटीज़ में। और इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ में? यहाँ पे बात करते हैं द गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट से फंड मिलता है, वो सब। सिटीजन हैव द राइट टू रिक्वेस्ट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्या कोई भी एक्सेप्शन नहीं है भाई? नहीं, देखो यहाँ पे ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कंप्राइज करता है ना, जो कि कॉम्प्रोमाइज करता है नेशनल सिक्योरिटी को, है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करता है, फिर इट हार्म्स द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, तो वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकता। कौन? पब्लिक अथॉरिटीज। सो ये गलत बोल रहा है। सो ये सबको यहाँ पे ये एक्सेप्शन है यार इसके। सो ये इनकरेक्ट बोल रहा है भाई, पहला सही दूसरा इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। इन हाउस इंक्वायरी इनटू द कंडक्ट ऑफ जज इज लिमिटेड टू फाइनेंशियल आर्बिट्रेरीनेस। जो इन हाउस इंक्वायरी है ना, जो इन हाउस इंक्वायरी है into the conduct of judge is limited to the financial arbitrariness, देखो भाई गलत है। एलिगेशन ऑफ फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टीज जो है ना, ये जो इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म था वो कब आया था भाई? जो फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी के इम्प्रॉपर्टी के जो एलिगेशंस लगे थे, है ना, हाई कोर्ट, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर भट्टाचार्य, एम भट्टाचार्य के ऊपर, उसके बाद ये मैकेनिज्म आया था। और सीजीआई जो है, रिसेंटली जो सीजीआई है उन्होंने इनिशिएट किया था एक अनप्रेसिडेंटेड 3 मेंबर इन हाउस इंक्वायरी कंडक्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस हैं, जिसमें हम विश्वंत वर्मा जो है, यशवंत वर्मा, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या किया था, ये इन हाउस इंक्वायरी कंडक्ट किया था, इसीलिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। एंड दिस प्रोसेस वॉज रिफाइंड इन 2014 आफ्टर सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट लेड टू the establishment of 7-step inquiry framework। ठीक है, so it is not only limited to the financial arbitrariness but also about उसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास जो सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स हैं वो भी हमारे पास देखने को मिले हैं यार, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल अंडर आर्टिकल 124
क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ना भाई ना, इन हाउस इंक्वायरी जो है एक इंटरनल मैकेनिज्म के अंदर है एंड कंडक्ट और इनकन्सिस्टेंस को एड्रेस करने की बात करता है। तो ये इसके लिए 124 क्लॉज 4 के अंदर जहाँ पे इम्पीचमेंट की बात करें जिसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल ज़रूरत होता है 124 क्लॉज 4 के रिगार्डिंग, तो वो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो इट इज़ एन इंटरनल मैकेनिज्म। करेक्ट हमसे पूछा रहा है तो करेक्ट कोई सा भी नहीं है भाई, 12 का आंसर हो जाएगा डी। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा रहा है मनी बिल का, जो कि अंडर आर्टिकल 110 के अंदर आता है। मनी बिल का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? सो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा, बिल्कुल सही बात है यार। इट रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन फॉर इंट्रोडक्शन, बिल्कुल प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। एंड मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, पहले लोकसभा में पास हो तब जाकर राज्यसभा में जाएगा। एंड आर्टिकल 110 बोलता है कि पहले रिकमेंडेशन देखना, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है भाई इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। राज्यसभा कैन अमेंड इट, देखो राज्यसभा इसको अमेंड नहीं कर सकता, बस सजेस्ट अमेंडमेंट्स, है ना। तो जो अमेंडमेंट सजेस्ट करेगा उसको राज्यसभा के ऊपर नहीं, लोकसभा के ऊपर है कि उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। सो इट कैन अमेंड बोल रहा है, नो इट कैन सजेस्ट अमेंडमेंट एंड इट इज अप टू दी लोकसभा चाहे उसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा जा रहा है। इट डील्स एक्सक्लूसिवली विद द मैटर्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड विड्रॉल फ्रॉम द कंसर्न्ड फंड ऑफ इंडिया। CFI से जो पैसे निकालते हैं उसके मैटर रिगार्डिंग एंड टैक्सेस के रिगार्डिंग जो मैटर्स होते हैं वो मनी बिल के अंदर आते हैं यार, एक्सक्लूसिव मैटर्स होते हैं इसके अंदर। ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 14 है विद रेफरेंस टू द कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया, हमको कॉलेजियम सिस्टम की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच द स्टेटमेंट गिवन अप आर करेक्ट। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। कोलिजन सिस्टम के बारे में ना, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड द कोलिजन सिस्टम इन द सेकंड जजेस केस ऑफ 1993। भाई जो कोलिजन सिस्टम है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था यार? सेकंड जज सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है। ओवरटर्न कर दिया इसने जो फर्स्ट जज केस था उसको, है ना। मतलब जो CGI का रिकमेंडेशन जो है in consultation with the senior judges would be binding on the president. The composition of collegium was clarified in the third judge's case. बिल्कुल यार, यहाँ पे जो थर्ड जजेस केस है वहाँ पे कोलेजियम का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को कंपोजिशन को इसने क्लैरिफाई किया कि जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट में जो कोलेजियम होगा उसमें CGI होगा प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ओके, सो ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 15 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा रहा है। अंडर द फाइनेंस एक्ट 2023 30% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS ऑन नेट विनिंग फ्रॉम द ऑनलाइन गेमिंग आर एप्लीकेबल, है ना। तो नेट विनिंग पे 30% डिडक्टेबल TDS लगेगा नेट विनिंग पे, जो हम लोग लाइक एग्जाम्पल के तौर पे जो ऑनलाइन गेमिंग है, लाइक हम लोग बात करें ड्रीम 11 की, तो उसमें भी यहाँ पे क्या लगता है TDS लगता है भाई। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये न्यूज़ में था इसलिए हमसे पूछा जा रहा है। ओके, बैटिंग एंड गैम्बलिंग आर द यूनियन सब्जेक्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भाई बैटिंग एंड गैम्बलिंग जो है वो किसके अंदर आता है? स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। एंड विद स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कि भाई यहाँ पे प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन करे अगर गैम्बलिंग एंड बैटिंग के साथ कोई क्राइम्स हो रहे हैं तो। सेंट्रल गवर्नमेंट को जस्ट एडवाइस कर सकता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, स्टेट गवर्नमेंट को। सो दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC की बात करनी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हमसे नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? हमेशा करना नॉट करेक्ट। तो NHRC की स्टेट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही बात है। इट इज क्रिएटेड अंडर अ लॉ दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है उसको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ये स्टेट्यूटरी बॉडी बनाया गया जिसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोलते हैं। एंड इज द पावर ऑफ द सिविल कोड, बिल्कुल जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसका सिविल कोड का पावर है। एंड इट कैन इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ NHRC, है ना। एंड समन भी कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है विटनेस को, CPC
जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसके अंदर। नॉट करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है भाई, दोनों करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। प्रिजन आर द स्टेट सब्जेक्ट, जो प्रिजन है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, बिकॉज जिन रिसेंटली जो तिहाड़ जेल था, जो इसको लार्जेस्ट प्रिजन कॉम्प्लेक्स जो बोलते हैं साउथ एशिया के अंदर, है ना, इज सेट टू रिलोकेटेड टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द नेशनल कैपिटल, जो दिल्ली के ना सेंटर में है उसको दूर दराज इलाके में सेट करने की बात की जा रही थी। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, जो हमारे पास प्रिजन है यहाँ पे तिहाड़ को? 1958 में पहले लोकेटेड था दिल्ली में, बट फिर इसको पंजाब एडमिनिस्टर करता था। इसमें 5200 रखने के लिए, 5200 रखने के लिए यहाँ पे इसको बनाया गया था, बट अभी 13000 कैदी हैं। सो एक तो जो ओवर क्राउडिंग, इसकी वजह से यहाँ पे इसको शिफ्ट किया जा रहा है। तो एक स्टेट सब्जेक्ट है क्या? बिल्कुल। एंड ये स्टेट सब्जेक्ट है, 7th शेड्यूल के अंदर ये आता है। And the Delhi government was legislative, the Delhi government has the legislative and the executive power over administration of the service except public power, पुलिस एंड लैंड। बिल्कुल, जो सर्विसेज हैं दिल्ली गवर्नमेंट वो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर रखते हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड को छोड़ के। करेक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा दोनों, 4th 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी एक्ट ऑफ 1971 के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। एमटीपी एक्ट अलाउ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन विद द अप्रूवल ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखो भाई, एमटीपी जो है अप टू 20 वीक्स तक यहाँ पे क्या कर सकता है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को यहाँ पे अलाउ करता है। 12 वीक्स तक करना है तो आपको 1 डॉक्टर का यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको 20 वीक्स तक करना पड़ेगा तो आपको 2 डॉक्टर का यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का परमिशन अप्रूवल चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रही है। तो 12 वीक्स तक है 1, एंड अगर ये तो एमटीपी जो है 12 से 20 तक की बात करता है, उससे तक आपको बात करनी पड़ती है, उसके लिए आप मेडिकल बोर्ड चाहिए। सो एमटीपी एक्ट अप्लाइज टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर सेटिंग। बिल्कुल यार, एमटीपी जो है प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों जगह के लिए यहाँ पे ये एप्लीकेबल है। बट 2021 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ था एमटीपी एक्ट में, उसमें 24 वीक्स तक आप क्या करा सकते हो, एमटीपी करा सकते हो। बट उसके लिए आप क्या करना चाहिए, एक बोर्ड पे पास जाएगा, ये जो है ना, कराना है कि नहीं कराना है, एक बोर्ड के पास जाएगा। कुछ सर्टेन केसेस में यहाँ पे ये जाता है यार, लाइक कुछ फिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई, तो ये मेडिकल बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे सेटअप करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा रहा है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद रेफरेंस टू द सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सीबीआई के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1963 ऑन द तो जो सीबीआई है भाई, है ना, वो संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन में बनाया गया था क्या? बिल्कुल सही बात है। इट इज, है ना, जो संथानम कमेटी था, संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के रिगार्डिंग यहाँ पे जो 1963 में जो सीबीआई ने बनाया था, सीबीआई को बनाया गया था कि इंडिया का स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है यार। ये सिर्फ हाई प्रोफाइल क्राइम्स को, करप्शन को, नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स को देखता है। The CBI is headed by the director for a tenure of 5 years, appointed by the central government on the recommendation of the 3-member appointment committee। देखो भाई, जो CBI है, it is headed by a director, but tenure जो है वो सिर्फ 2 साल का है। एंड अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ 3-member अपॉइंटमेंट कमेटी, ये सही है। बट यहाँ पे जो 5 ईयर वाला जो टेन्योर है वो गलत है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। एंड ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के अंदर काम करता है यार, जो सीबीआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के अंदर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद रेफरेंस टू पब्लिक अकाउंट कमेटी। 2 क्वेश्चन देख लिया, बिकॉज हर महीने न्यूज़ में रहता है यार ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। इट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1921 अंडर द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। पहली बार मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर, है ना, जो कि कब हुआ था, 1919 में हुआ था। उसके, है ना, उसके अंडर बना था 1921 में पहली बार पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इसने रिवैम्प जीएसटी 2.1 को यहाँ पे प्रपोज किया है, सजेस्ट किया है, टू एड्रेस जो प्रोसीजर इनसफिशिएंसी या फिर कॉम्प्लायंस चैलेंजेस हैं उसके रिगार्डिंग,
ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो बना था उसने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव एक जीएसटी फ्रेमवर्क को देखते हुए यहाँ पे रिवैम्प जीएसटी 2.0 को यहाँ पे डालने की बात की थी, इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज़ ए मेंबर फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, बिल्कुल सही बात है यार। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा। दिस इज करेक्ट। मेंबर आर इलेक्टेड एनुअली बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो मेंबर्स हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बनाए जाते हैं, 1 ईयर का टेन्योर होता है, बिल्कुल यार। डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, तो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, कट जाएगा ऑल 3। ओके, सो क्वेश्चन 21 क्या है, विद रेफरेंस टू the 2016 amendment to the Child Labor Prohibition and Regulation Act, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ प्रोहिबिटेड, और इट प्रोहिबिट जो 2016 का जो अमेंडमेंट हुआ था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट में, इट प्रोहिबिट चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट बिलो 12 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन, सारे ऑक्यूपेशन में। देखो भाई ये गलत है, ये 14 ईयर्स से नीचे, 14 ईयर से नीचे ऑल ऑक्यूपेशन में आप किसी भी बच्चे को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। सो नॉट इट इज नॉट 12 ईयर, इट इज 14 ईयर, सो दिस इज इनकरेक्ट यार। इट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड प्रोहिबिशन टू एडोलेसेंट दैट इज 14 to 18 ईयर्स इन हजार्डस जॉब, बिल्कुल हजार्डस जॉब में भी इसको प्रोहिबिट करता है ना। जो ये जो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है चाइल्ड लेबर का 1986 में जो आया था, वो यहाँ पे क्या करता है ना, 14 ईयर्स नीचे तो आप किसी भी ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉय नहीं कर सकते, लेकिन 14 से 18 के बीच में कुछ कुछ ऑक्यूपेशन में आप इसको एम्प्लॉय कर सकते हो, बट आप इसको हजार्डस जॉब्स में नहीं डाल सकते, है ना। सो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, B2 ओनली। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे यार जो रिगार्डिंग जो कि न्यूज़ में रही थी चीज़ें, है ना, पॉलिटी के रिगार्डिंग मार्च 2025 में, है ना, करंट अफेयर्स में जो चीज़ें थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमने MCQ सॉल्व किए, पूरा पूरा कंप्रिहेंसिवली पॉलिटी के रिगार्डिंग करंट अफेयर कवर हो जाता है, बेसिक चीज़ें जो पूछी आती है, बिकॉज दी थिंग विच यूपीएससी आस्क इज नॉट अबाउट करंट अफेयर, इज दी डायनेमिक आस्पेक्ट का स्टेटिक पार्ट। अगर वर्क एक्ट न्यूज़ में था तो वो वर्क काउंसिल के बारे में पूछा जाएगा, अगर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, अगर सॉरी पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट कमेटी तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में स्टैटिक पार्ट पूछेगा, भाई कितने मेंबर्स होते हैं, है ना, पहली बार कब बना गया, तो ये सब तो ये हमको समझना है भाई। ये जिस दिन समझ गया उस दिन समझ आता है कि भाई न्यूज़ में जो चीज़ें हैं उससे हमसे क्या पूछा जा सकता है, जब आप क्या पूछा जा सकता है ये समझ सकते हो तो आप क्या याद करना ये भी समझ सकते हो, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार।